नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक आधार देगा। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक की सटीक जानकारी किसानों, आपदा प्रबंधन और जनधन की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र की मदद से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली जैसी घटनाओं की बेहतर भविष्यवाणी संभव होगी। सीएम ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में बड़ा सुधार हुआ है, जिससे अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए लोगों को समय पर अलर्ट मिल रहा है। उन्होंने राज्य के लिए अलग मौसम उपग्रह की भी आवश्यकता बताई। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को देश का प्रमुख टेक्सटाइल और अपैरल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना के तहत वाराणसी, अमरोहा, बरेली, बिजनौर और संत कबीर नगर में 326 एकड़ से अधिक भूमि पर आधुनिक टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इन पार्कों के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी मिल चुकी है। परियोजना से निवेश, निर्यात और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वाराणसी में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि अन्य जिलों में तैयारियां अंतिम चरण में है। सरकार का लक्ष्य यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में तेजी लाना है। उत्तर प्रदेश सरकार का नव भारत साक्षरता कार्यक्रम निरक्षरता मुक्त प्रदेश के लक्ष्य को नई गति दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2022 से 2023 से 2025 से 2026 तक 15 वर्ष से अधिक आयु के 11.68 लाख से अधिक लोगों को साक्षर बनाया गया है। इस अभियान के तहत स्वयंसेवकों और प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स की मदद से पढ़ना, लिखना और गणना करना सिखाया जा रहा है। अब तक आयोजित 7 साक्षरता मूल्यांकन परीक्षाओं में 13.81 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 11.68 लाख सफल रहे। सरकार 2026 से 2027 में इस अभियान को और व्यापक बनाकर अधिक लोगों को शिक्षा से जोड़ने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन में गरीबों की शिक्षा और शिकायतों के त्वरित निस्तारण को लेकर स्पष्ट संदेश दिया। आर्थिक तंगी से जूझ रही एक मेधावी छात्रा को बीटेक की पढ़ाई जारी रखने का भरोसा देते हुए उन्होंने अधिकारियों को अच्छे संस्थान में प्रवेश सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धन के अभाव में किसी भी जरूरतमंद छात्र की पढ़ाई नहीं रुकेगी। वहीं पुलिस की लापरवाही और अवैध कब्जों की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को नियमित निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से पहले जिला व मंडल स्तर पर शिकायत दर्ज कराने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के तहत मतदाता पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग 10 जून को अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। अंतरिम सूची में 1.81 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए थे, जबकि 1.41 करोड़ अयोग्य नाम हटाए गए थे, जिससे कुल 40.19 लाख मतदाताओं की वृद्धि दर्ज हुई। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरा डेटा ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है। सभी मतदाताओं को 9 अंकों का स्टेट वोटर नंबर भी दिया गया है। हालांकि चुनाव की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव टल गए हैं और प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। दिल्ली में हुई इंडिया अलायंस की बैठक में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच गर्मजोशी भरी मुलाकात चर्चा का विषय रही। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव और संभावित सीट बंटवारे पर भी बातचीत की। बैठक में करीब 25 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया और महंगाई, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक तथा चुनावी मुद्दों पर संयुक्त रणनीति बनाने का निर्णय लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का काम करेगा। अगली इंडिया ब्लॉक बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सोलर दीदी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत चयनित महिलाओं को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 24 महिलाओं को रोजगार मिला है, जिन्हें लगभग 14,196 रुपये मासिक वेतन के साथ प्रति इंस्टॉलेशन अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और लोगों को बिजली बचत के लिए जागरूक कर रही हैं। वहीं पीएम सूर्यघर योजना के तहत देश में रूफटॉप सोलर अपनाने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे के दौरान विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सकीय और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात की। बैठक में क्षेत्रीय विकास, जन सुविधाओं और स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। पूर्व सांसद अशोक वाजपेयी, एमएलसी अविनाश पटेल समेत कई प्रतिनिधिमंडलों ने
अपने चुनाव और मांगे रखी। राजनाथ सिंह ने सभी की बात सुनते हुए समस्याओं और प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करने और तथा जनहित के मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया। संभल में सरकारी भूमि पर बनी बताई गई मुस्तफा कादरी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। जहूर रहमान बर्क ने कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मस्जिद अलग 150 वर्ष पुरानी थी और इसके ध्वस्तीकरण को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। वहीं मस्जिद परिसर में मिले आई लव मोहम्मद पोस्टर और झंडों को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। दूसरी ओर जिला प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के आधार पर की गई है। मामले को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर बहस जारी है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की राशि को लेकर उठे विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अखिलेश यादव द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को भ्रामक बताया और तंज कसते हुए कहा कि खाता ना वही जो अखिलेश कहे वही सही। वहीं भाजपा नेताओं ने भी सपा प्रमुख के आरोपों को खारिज किया। भाजपा का कहना है कि मंदिर का संचालन स्वतंत्र ट्रस्ट द्वारा किया जाता और बिना प्रमाण के लगाए गए आरोप केवल राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जयंत चौधरी शुरुआत में भाजपा से करीब 50 सीटों की मांग करते हैं। हालांकि अंतिम समझौता 25 से 30 सीटों के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी रणनीतिक सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां समीकरण निर्णायक हैं। जयंत चौधरी अपनी पकड़ वाले क्षेत्रों के साथ साथ नए सामाजिक समीकरण बनाने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि अंतिम सीट बंटवारा दोनों दलों की राजनीतिक जरूरतों और जमीन परिस्थिति पर निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 के 4 विषयों रसायन विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान और संगीत गायन की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी 12 जून तक आयोग की वेबसाइट पर प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल प्रमाण सहित आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा, जिन्हें डाक या व्यक्तिगत रूप से प्रयागराज कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित समय के बाद प्राप्त आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। इससे पहले भौतिक विज्ञान और फिजिकल एजुकेशन की उत्तर कुंजी भी जारी की जा चुकी है। शामली में धर्मांतरण और निकाह से जुड़े मामले में नया मोड़ आया। दवा कारोबारी के बेटे आयुष मलिक ने मीडिया के सामने कहा कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया और नाम बदलकर रहमान रखा है। उसने जबरन धर्मांतरण के आरोपों को खारिज करते हुए अपनी कार्रवाई को स्वैच्छिक बताया और चांदनी व उसके परिवार की गिरफ्तारी को गलत कहा। इस मामले में पहले चांदनी कुरैशी और उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला धर्मांतरण और संपत्ति विवाद के आरोपों के बीच चर्चा में बना हुआ है और पुलिस जांच जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में आयुष डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के तहत गोंडा, मिर्जापुर, मेरठ, आगरा और बस्ती में 5 नए एकीकृत आयुष चिकित्सालय और महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थानों में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की शिक्षा के साथ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का प्रशिक्षण भी मिलेगा। अधिकांश जिलों में जमीन चिन्हित कर ली गई है, जबकि बस्ती में प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन केंद्रों को शोध और नवाचार से भी जोड़ा जाएगा, जिससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैज्ञानिक आधार मिल सकेगा और स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। 9 जून 2026 को उत्तर प्रदेश विशेषकर पश्चिमी यूपी में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना के चलते मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में आंशिक से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं तथा कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का जोखिम भी रह सकता है। दिन का तापमान लगभग 30 से 36 डिग्री सेल्सियस और रात में 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हालांकि बारिश से गर्मी में राहत मिलेगी। लखनऊ सहित अन्य क्षेत्रों में भी छिटपुट वर्षा और उमस बनी रह सकती है। कुल मिलाकर मौसम अस्थिर रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।